हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स के लॉ के ऊपर रहने वाला है। और थर्मोडायनामिक्स के बेसिकली अपने पास 4 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आज के इस लेक्चर में हम 2 लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड लॉ है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ लॉ पे। अब जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ को समझने के लिए हमने एक सिस्टम मान लिया और ये अपने पास एक सिस्टम है और इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये मैंने सिस्टम ए बोल दिया, ये सिस्टम बी बोल दिया और ये मैंने सिस्टम सी बोल दिया। ठीक है, सिस्टम ए और बी के बीच में ये जो वॉल है ये कैसी वॉल है? एडियाबैटिक वॉल है, मतलब ए की हीट डायरेक्ट बी के अंदर नहीं जाएगी और बी की हीट डायरेक्ट ए के अंदर नहीं जाएगी। अब ए और सी के बीच में जो वॉल है वो डायाथर्मिक वॉल ले रखी है, बी और सी के बीच में जो वॉल है वो भी डायाथर्मिक वॉल ले रखी है, मतलब कंडक्टिंग वॉल ले रखी है जो हीट को कंडक्ट करेगी। सिस्टम ए का टेम्परेचर हमने बोल दिया टी ए, सिस्टम बी का टेम्परेचर बोल दिया टी बी और सिस्टम सी का टेम्परेचर हमने मान लिया टी सी। ठीक है, अब जीरोथ लॉ क्या बोलता है? जीरोथ लॉ अपने को बोलता है अगर सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, मीन्स टी ए का जो टेम्परेचर है वो बराबर है टी सी के टेम्परेचर के और टी बी का जो टेम्परेचर है वो बराबर है टी सी के टेम्परेचर के। तो जो टी ए और टी बी का जो टेम्परेचर है वो भी एक दूसरे के इक्वल रहेगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है। अगर सिस्टम ए सी के इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी सिस्टम भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही बात अपने को कौन बोलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है। अब क्वेश्चन ये है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपने को फिजिकली क्या बताता है? तो फिजिकली ये अपने को टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है। अब टेम्परेचर क्या होता है? जो अपने को डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताए उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर फिजिकली क्या बताता है? टेम्परेचर फिजिकली बताता है हीट के फ्लो की डायरेक्शन को। अब हीट का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है छोटा सा। मैंने बोला कि ये जो टेम्परेचर है वो हॉटनेस और कोल्डनेस को के बारे में बताता है। अब कोई चीज़ हॉट अपने को कब फील होगी, कोई चीज़ कोल्ड अपने को कब फील होगी? तो इसका क्वेश्चन ये है अगर किसी का टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर से कम है तो वो चीज़ अपने को कोल्ड फील होगी, और अगर अपने बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है किसी बॉडी का तो वो अपने को हॉट फील होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कैसे एग्जाम में लिखना है। जो सिस्टम ए है, सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में है किसके? सिस्टम सी के। यहाँ पे लिखा इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो सिस्टम बी है वो भी किस में है? सिस्टम सी के इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो सिस्टम ए है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके? सिस्टम बी के। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, वो यहाँ पे बता दिया। चलो ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो स्टेटमेंट क्या होगी? सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम ए और बी एक दूसरे के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कब? जब ए इक्विलिब्रियम में है सी के और बी इक्विलिब्रियम में है सी के। उस केस में ए और बी भी क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, इफ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन सिस्टम सी। ठीक है, देन दे आर in thermal equilibrium with each other। ठीक है, अब फिजिकली ये किसके बारे में बताएगा? यहाँ पे फिजिकली भी लिख देता हूँ। फिजिकली जीरोथ लॉ आपको देता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर फिजिकली किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर फिजिकली बताता है फ्लो ऑफ हीट के बारे में। फ्लो ऑफ हीट के बारे में। ठीक है, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो था अपने पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? हीट जो एनर्जी है, एनर्जी को हम बढ़ा भी नहीं सकते और एनर्जी को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे लिख रखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन बी नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि अपने पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। उस सिस्टम की एनर्जी को हम बढ़ा भी नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते। उस सिस्टम की एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि अपने पास ये कोई एक सिस्टम है। ठीक है, और इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमने क्या बोल दी, यू बोल दी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक बार ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस और जो वर्क डन है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो एक सिस्टम माना जिसकी इंटरनल एनर्जी कितना है, यू है इनिशियली। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को मैंने डेल क्यू अमाउंट में हीट इसको प्रोवाइड कर दी। तो जैसे ही इस सिस्टम को मैं डेल क्यू अमाउंट में हीट दूंगा तो इस सिस्टम के जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करना क्या कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर वो पार्टिकल मूव करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेंगे। तो क्या होगा, डेल डब्ल्यू अमाउंट में मान लिया उसके पार्टिकल ने वर्क डन किया। तो जब मैं इस सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट में हीट प्रोवाइड करता हूँ तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर कितना चेंज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये आएगा डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेल क्यू क्या है, जो सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड की है, और डेल डब्ल्यू क्या है, जो सिस्टम ने वर्क डन किया है, वो क्या है, डेल डब्ल्यू है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ डेल डब्ल्यू हीट एड इन थर्मोडायनामिक सिस्टम, जब सिस्टम के अंदर मैं डेल क्यू हीट ऐड करता हूं तो जो सिस्टम है वो डेल डब्ल्यू अमाउंट में वर्क डन करता है। तो इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो अपने पास क्या होगी, ये वाली होगी। इसको भी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। इस फॉर्म में भी ये अपने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे यू के आगे तो डी लिखा है और जो क्यू है और डब्ल्यू है इसके आगे हमने डेल लिखा है। अब इसके आगे डी क्यों लिखा है, क्योंकि अपने पास जो इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टैटिक फंक्शन है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर अपने पास जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसके आगे डेल लगाया है और इसके आगे डी इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है और ये पाथ के ऊपर डिपेंड करने वाला फंक्शन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि जो वर्क डन है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और जो हीट है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब सिस्टम को हीट मिलती है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं हीट ऐड की है हमने सिस्टम के अंदर, क्या है, हीट ऐड की है तो सिस्टम को वो हीट मिली है। ठीक है, इस केस में जो हीट है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और वर्क डन क्या है, ये जो डेल डब्ल्यू है ये क्या है, नेगेटिव है। इसका रीजन क्या है, ये वर्क डन क्या है, हमने किया है। अगर सिस्टम पे वर्क डन हम करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो वो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, तो अब एक फॉर्म तो अपने पास ये थी। अब दूसरी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ। ठीक है, अब तो क्या था अपने पास, हमने सिस्टम को, ये मेरे पास सिस्टम था, सिस्टम के अंदर मैंने डेल क्यू अमाउंट में हीट ऐड की थी। अब मैं ये मान लेता हूँ कि सिस्टम के जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके अंदर भी चेंज हो रहा है। अब अगर सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अब केमिकल पोटेंशियल क्या होता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर से मान लिया मैंने एक पार्टिकल बाहर निकाल लिया। तो एक सिस्टम के अंदर से मैंने एक पार्टिकल जो बाहर निकाला है, इस पार्टिकल के कारण, बाहर निकलने के कारण इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। और जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल पोटेंशियल बोल दिया। तो मैं यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि किसी भी सिस्टम में एक पार्टिकल निकालने या एक पार्टिकल डालने से जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो फॉर्म होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, उसमें हम क्या बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करेंगे तो इसके अंदर एक टर्म ऐड हो जाएगी, वो टर्म क्या होगी, डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू प्लस म्यू डी एन। म्यू क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल है, और डी एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल है।
अब अगर मैं यहाँ पे डी एन की जो वैल्यू है वो डी एन इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सीधा किसके इक्वल आ जाएगा, केमिकल पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। हमने भी यही बोला था, एक पार्टिकल को जब मैं बाहर निकालता हूँ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो डी एन की वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, तो जो केमिकल पोटेंशियल है वो सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अपने पास ये जो U है, U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जो Q है वो क्या है, हीट है, और ये जो डेल Q है, सॉरी W है, ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है, ठीक है। और म्यू क्या है अपने पास, म्यू है अपने पास केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा जाए तो ये सब बात आप इसके अंदर ऐड करके आ सकते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, आइडियल गैस है और वर्क डन है, इनके ऊपर भी हम बात करते हैं और ये बात करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स या ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडियल गैस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आइडियल गैस कैसी मानी है, मोनो एटॉमिक नॉन इंटरेक्टिंग गैस लाइक आइडियल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे मोनो एटॉमिक है तो एटम के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, एक एटम को दूसरे एटम से कोई भी मतलब नहीं होगा। अब एक एटम को दूसरे एटम से कोई भी मतलब नहीं होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी दो एटम्स के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली उन किसके कारण होगी, काइनेटिक एनर्जी के कारण होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग होंगे तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म अराइज नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, मान लिया मेरे पास एक सिस्टम है और सिस्टम में मेरे पास क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। अब आइडियल गैस है, अगर मैं इस आइडियल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उस इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं इस सिस्टम का प्रेशर चेंज कर दूँ या वॉल्यूम चेंज कर दूँ तो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि अपने पास जो पार्टिकल है वो नॉन इंटरेक्टिंग, अगर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म अराइज नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। हाँ, अगर अपने पास आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, तो रियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी, वो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि रियल गैस के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म अराइज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसकी, जो रियल गैस है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। पर आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है, जिसको हम जूल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला है सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल लॉ भी बोलते हैं, जूल से लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है करली इस ये जो इक्वेशन है इसका एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और एक बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। तो मैं इसको बोलूँगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के टेम्परेचर लिखा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ। इस सिस्टम का टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा और इस सिस्टम का वॉल्यूम मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम पे तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर नहीं रही, टेम्परेचर पे डिपेंड करिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो कितना होगा, 0 होगा, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है, वो भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है। तो ये था आइडियल गैस का कंसेप्ट। और
उसके बाद एक टॉपिक और रहता है वर्क डन, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर मान लिया। ये अपने पास क्या है, एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है कुछ इस टाइप से, और इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी अपने पास, इनिशियल पोजीशन अपने पास इसकी ये थी, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, ए है, ऊपर से फोर्स एफ अप्लाई किया। जैसे ही मैं फोर्स एफ अप्लाई करता हूँ तो ये जो पिस्टन है वो कहाँ आ जाता है, डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना हुआ, dx हुआ, ठीक है। अब जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है अपने पास, वर्क डन होता है अपने पास डेल डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करवा दूँ, a से डिवाइड करवा दूँ, तो क्या हो जाएगा, मैंने इसको a से मल्टीप्लाई करवा दिया और a से मैंने इसको डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, एरिया। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है अपने पास, प्रेशर होता है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, डीवी हो जाएगी वॉल्यूम, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, पी डी वी आ जाएगा। अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम वन पोजिशन टू टू पोजिशन और इंटू पी डी वी, ये वाला अपने पास वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर डेल डब्ल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0, अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, मीन्स इस कंडीशन में जो सिस्टम है वो वर्क डन करेगा और अपने को वर्क डन मिलेगा, इसलिए हमने वर्क क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हो जाएगा जो डेल डब्ल्यू है ये लेस देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम मीन्स हम सिस्टम के ऊपर क्या यहाँ पे वर्क डन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमने रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट आगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। और इस लेक्चर में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते।